बच्चों आज मैंने 3-4 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस HC वर्मा की बुक से लिए गए हैं। एक्चुअली में ऐसा है जैसा कि मेरे बच्चे जो है कुछ है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने कभी कभी मुझसे कुछ पूछने आते हैं, जैसे जैसे जो जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं उन्हीं की मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं आज मैंने सब वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो ऑलरेडी मैं उनको पहले ही बता चुका हूँ, सॉल्व करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन अच्छे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों के सामने इसकी एक थोड़ी सी वीडियो बना करके आप लोगों के सामने पेश किया ताकि आप लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं, कंसेप्ट भी इससे आपका क्लियर होगा। तो ठीक है, बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये HC वर्मा के बुक का है, क्वेश्चन चैप्टर 39 का क्वेश्चन नंबर 14 है ये। इन ए सीरीज LCR सर्किट विद एन AC सोर्स, एक सीरीज LCR सर्किट है जिसमें हमने AC सोर्स दिया है और उस सर्किट में R की वैल्यू 300 है, C की वैल्यू 20 माइक्रोफैरेड है और इंडक्टेंस की वैल्यू 1 हेनरी है। एंड द ERMS दैट इज सप्लाइड टू द सर्किट इज इक्वल टू 50 वोल्ट RMS है ये। एंड V ये सर ये न्यू है और ये इसी को फ्रीक्वेंसी अब भी कहते हैं, उसे HC वर्मा बुक में इसको न्यू लिखा गया है, ये जो रोमन लेटर का ग्रीक लेटर है और इसी को इंग्लिश में जब लिखते हैं तो फ्रीक्वेंसी हो जाता है। ये 50/पाई हर्ट्ज है। तो फाइंड द RMS करंट इन द सर्किट। पार्ट बी, द RMS पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, द रजिस्टर एंड द इंडक्टर। नोट दैट सम ऑफ द RMS पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थ्री एलिमेंट इज ग्रेटर देन द RMS वोल्टेज ऑफ द सोर्स। तो ठीक था, चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें मैंने एक पार्ट और बढ़ा दिया था कि पावर निकालिए, पावर का भी मैंने कर दिया था। तो इसमें मैं ठीक है अभी सर्किट को बना रहा हूँ, उसको भी मैं आप लोगों के सामने उसको जो है सॉल्व करते हैं, पावर भी निकालते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है तो LCR सीरीज सर्किट बना ले रहे हैं। ये देखिए ये हमारा है L C और ये है R, ये हमारा एक सीरीज सर्किट है। ये इसमें हमने एक AC वोल्टेज, AC पोटेंशियल डिफरेंस या AC EMF अप्लाई किया है जिसकी जो वैल्यू है ये है ERMS। RMS इसमें मेंशन कर दिया, अगर मेंशन नहीं किया होता तब भी आप इसको 50 वोल्ट RMS मान सकते थे। ये 50 वोल्ट है और जो फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, ये है हमारी 50/पाई हर्ट्ज। ये वोल्ट है, ये है हर्ट्ज में है। इसी को लेटर में क्या किया गया है, न्यू वर्ड यूज किया, कोई बात नहीं, एक मीनिंग एक ही है, सब फ्रीक्वेंसी है। देखिए ये हमारा सर्किट में है, एलिमेंट्स है, L है, ये C है और ये है R है और सबकी जो वैल्यू भी दी हुई है। R की जो वैल्यू है ये है 300 ओम, 300 ओम और C की जो वैल्यू है ये 20 माइक्रोफैरेड, 20 माइक्रोफैरेड और जो L की वैल्यू है ये है 1 हेनरी, 1.0 हेनरी। ये सर्किट की सारी वैल्यू दी हुई है। तो आपको पहले पता करना है द RMS करंट, RMS करंट कितनी होगी, चलिए ठीक है। और दूसरा है कि द RMS पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थ्री एलिमेंट्स अक्रॉस द थ्री एलिमेंट्स, यानी RMS वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, अक्रॉस द कैपेसिटर एंड अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीरीज है तो जाहिर सी बात है इस पर करंट होगी, सेम होगी। तो चलिए ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है ये सॉल्यूशन है ये। तो हमें पहले निकालना है IRMS निकालना है। तो हमें देखिए पहले जो हमको दिया उसको लिख लीजिए। हमको दिया हुआ है R इज इक्वल टू 300 ओम, L इज इक्वल टू 1.0 हेनरी एंड C इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैरेड है। तो 20 माइक्रोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड हो गया। हमें पहला पार्ट करना है, करंट निकालना, RMS करंट, IRMS ये निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके जो फार्मूला है जैसा कि ओम्स लॉ होता है, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन द रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस बल्कि क्या होगा, इम्पीडेंस होगा। यहाँ पे क्या होगा ये इम्पीडेंस, यानी IRMS विल बी इक्वल टू V या E लिखिए यहाँ पर, ERMS
अपॉन जेड। यहां पर जेड क्या है, जेड इज इम्पीडेंस, जेड इज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ये होता है ओम में होता है। जैसे सर्किट में, डीसी सर्किट में रजिस्टर और रेजिस्टेंस होता है, इसमें जेड में क्या होता है, अगर एलसीआर दिए तो उसमें होता है इम्पीडेंस। अच्छा, अब जेड की जो वैल्यू होती है, जेड की वैल्यू सब आप जानते हैं। जो जेड की जो वैल्यू होती है, इसके लिए जो फार्मूला है एलसीआर सर्किट में, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इसको एक्स सी माइनस एक्सएल भी लिख सकते हैं, जो भी ग्रेटर हो। चलिए ठीक है, आपको आर तो पता है, आर 300 दिया हुआ है, ये कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन आपको एक्स एल निकालना पड़ेगा। एक्स एल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल, या इसे कर सकते हैं 2 पाई एफ इंटू एल। सारी वैल्यू आपको पता है, एफ भी दिया हुआ है, एफ की जो वैल्यू दी हुई है 50/पाई है, तो इस सब की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 इंटू पाई, चलिए ठीक है 2 पाई ऐसे रहने दीजिए, सॉरी इसको मैं 2 पाई इसको रहने दीजिए। एफ जो दिया हुआ है कितना है, ये 50/पाई, 50/पाई, और एल की जो वैल्यू है 1.0। यानी देखिए ये बेटा, ये देखिए पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये जो हमारा है 2 इंटू 50 इंटू 1, ये हो जाएगा 100 ओम हो जाएगा। ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, आप जानते होंगे, इसकी वैल्यू 100 ओम है। सिमिलरली हम एक्ससी निकाल लेते हैं। एक्ससी की जो वैल्यू होती है 1/2 पाई एफ सी, या इसी कह लीजिए आप 1/ओमेगा सी, जो भी कहीं जो भी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है, तो ठीक है, क्योंकि एफ दिया हुआ है रेडियन में नहीं बल्कि हर्ट्ज में है, तो इसकी वैल्यू लिखिए 1/2 पाई, 2 पाई तो है ही, और एफ की जो वैल्यू है 50/पाई इंटू जो सी की जो वैल्यू है, ये कितना है 20, यानी 20 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कितना हो जाएगा ये, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखिए ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये 2 पाई, पाई पाई तो कैंसिल हो गया इससे, तो बचा 2 इंटू 50 इंटू 200, तो अब इंटू 10⁻⁶, 10⁻⁻6 को ऊपर ले लीजिए, तो हो जाएगा 10⁻6 प्लस में हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी, देखिए 2 इंटू पाई 50, 100 को जब 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी 500 ओम आएगी, यानी एक्ससी की वैल्यू कितनी आएगी 500 ओम। तो बेटा हुआ कि आप इस फार्मूले में एक्ससी माइनस एक्सएल लिख दीजिए। चलिए ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, जब स्क्वायर करेंगे माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से जेड की जो वैल्यू होगी, जो जेड की वैल्यू आएगी आप इसमें निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, आर जो है 300 है, तो 300 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, यानी 100 माइनस 500, इसका स्क्वायर करेंगे, तो जब इस पर 300 करेंगे तो 900 आएगा, सॉरी 9000 आएगा, और ये आएगा कितना 4, ये इसका आएगा 4, यानी 16,000 यानी 25, यानी इसको जब करेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी, ये आएगी करीब 500। ये हमारी है जेड की वैल्यू, इम्पीडेंस है। देखिए ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ये सब ओम में है। ये तो देखा आपने जेड निकाल लिया, तो यहाँ तक आप नोट कर लिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सबकी जरूरत पड़ेगी भी, एक एक स्टेप की जरूरत पड़ेगी। आपने देखा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मैं जेड इज इक्वल टू कितना आया है 500 ओम आया है। कैसे आपको कैलकुलेशन कर लिया, मैंने कैलकुलेशन करके पहले, क्योंकि सॉल्व मैं किया था पहले, मैं याद था इसे मैंने लिख दिया, लेकिन आप कर सकते हैं 300 का स्क्वायर कीजिए, फिर जो आएगा 100 माइनस 100 400 का स्क्वायर कीजिए, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आएगी 500। ठीक है, इसको नोट किए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। जेड हमारा आ गया 500 ओम आ गया, तो अब लगाइए, अब हमें करंट पता करनी है, IRMS पता करना है। तो IRMS के लिए ये फार्मूला जैसे होता है, जो ओम्स लॉ होता है इसी में, तो IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन जेड।
सब कुछ क्लियर है। ई आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल इक्वल टू 50, तो ये हमें 50 हो गया। और जेड की वैल्यू कितनी है 500 यानी इसकी वैल्यू आएगी 1/10 एम्पियर। यानी आई आर एम एस जो हमारा आया है कितना आया है 10 एम्पियर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं आई आर एम एस इज इक्वल टू 1/10 एम्पियर। तो पहला पार्ट तो आपका हो गया। पहला पार्ट हो फाइंड द आरएमएस करंट इन द सर्किट, यानी इससे फ्लो होने वाली जो करंट है आई है ये कितना है, ये 1/10 एम्पियर है, ये आई है, ये सीरीज सर्किट है इसलिए सब में सेम होगा। तो फिर इसका जो बी पार्ट का है द आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस द रजिस्टर एंड द अक्रॉस द इंडक्टर। यानी चलिए ठीक है, एक एक करके पता करते रहते हैं इससे कैसे क्या होगा। पहले हम इंडक्टर के अक्रॉस निकाल लेते हैं। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये जो मान लेते हैं ये क्या हमारा है, ये VL है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम मान लेते हैं कितना, VC मान लेते हैं। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम मान लेते हैं VR मान लेते हैं, VR मान लेते हैं। ठीक, तो बहुत आसान है, सबकी वैल्यू पता है। VL जो हो जाएगा पहले देखिए, VL विल बी इक्वल टू ये RMS में सब होगा, RMS वैल्यू होगी सब जो है RMS वैल्यू में आएगा। यानी ये जो होगा VL RMS, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं VRMS VRMSL। इसकी वैल्यू हो जाएगी IRMS इंटू XL की वैल्यू निकाले था, XL की वैल्यू कितनी आई थी 100 आई थी ना। अब पहले निकाल चुके हैं, XL की जो वैल्यू है वो 100 है। तो 1/10 इंटू 100 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, और इसी तरह से क्या VRMS VRMSC यानी कैपेसिटर के अक्रॉस, जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है इसकी जो वैल्यू होगी IRMS इंटू XC इज इक्वल टू IRMS हम निकाल चुके हैं 1/10 आ गया है। और XC की वैल्यू कितनी आई थी 500 आई थी। तो ये और इससे कट गया तो आपका कितना आया 50 वोल्ट आया है। ठीक, और इसी तरह से VRMS रेजिस्टेंस R के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी ये हो जाएगी IRMS इंटू R इज इक्वल टू 1/10 इंटू 300, ये हो गया 30 इज इक्वल टू 30 वोल्ट आ गया है। ठीक है, यानी वोल्टेज जो है हमारी IRMS की वैल्यू 1/10 है, और वोल्टेज दैट इज अपेयरिंग अक्रॉस द इंडक्टर इज 10 वोल्ट, वोल्टेज अपेयरिंग अक्रॉस द कैपेसिटर इज 50 वोल्ट एंड द वोल्टेज दैट इज अपेयरिंग अक्रॉस द 30 वोल्ट। तो इसमें एक लाइन और लिखा, क्वेश्चन को देखिए पढ़िए। नोट दैट, इसको देखिए, नोट दैट the sum of the RMS potential difference across the three element is greater than the RMS voltage of the source। देख लीजिए पहले कि जो हमारा जो VRMSL है ये कितना है, ये 10 है, और ये कितना है C के अक्रॉस कितना है 50 है, और L के अक्रॉस कितना है 30 है। तो कितना हुआ 90 वोल्ट हो गया, 90 वोल्ट हो गया है। लेकिन हमने जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 50 वोल्ट है। तो यही इसमें लिखा है, नोट दैट, इसमें लिख दिया है, लेकिन इसका एक सिग्निफिकेंस है, इसका कहने का भी एक मतलब है जो कहना चाहते हैं। नोट दैट द सम ऑफ द आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थ्री एलिमेंट इज ग्रेटर देन द आरएमएस वैल्यू। देखिए अब ये है कि नहीं 90 जो है ग्रेटर है कि नहीं, 90 ग्रेटर है, ये 90 जो है ये ग्रेटर है 50 वोल्ट से, जो है 50 वोल्ट से ग्रेटर है ये। तो ऐसा क्यों हुआ है, देखिए बेटा, ऐसा है कि ऐसा नहीं कि जो हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया है जो पूरा रिजल्टेंट वोल्टेज जो आएगी ये 90 आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ऐसा तभी होता जब सारी चीज़ें वोल्टेज और करंट एक फेज में होती, लेकिन सबका फेज डिफरेंस अलग अलग है। यानी जानते हैं कि रजिस्टेंस इंडक्टेंस में और कैपेसिटेंस में दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, एक में लैगिंग होता है, एक में लीडिंग होता है।
तो इस तरह से अगर निकालेंगे, अगर फेजर सम निकालेंगे तो हमें जो अगर फेजर सम अगर निकालेंगे हम, जिसको हम वोल्ट, जिसको हम वेक्टर की तरह ऐड करते हैं, तो वो आएगा 50 वोल्ट ही आएगा। अगर हम फेजर सम निकालेंगे, देखिए मैं करके बता दे रहा हूं, मैं फेजर सम जो आएगा, जैसे देखिए ये तो हमारा हो गया, ये VR हो गया, और ये हमारा है, ये हमारा है VC है, और ये हमारा कितना है, ये VL है, जिसकी वैल्यू हमारी ये है 30 है, ये हमारी है ये 50 है, और ये हमारा कितना है, ये 30 वोल्ट है। देखिए 30 वोल्ट, इसको हम वोल्ट में लिख दे रहे हैं, वोल्ट, और ये वोल्ट, और ये वोल्ट है। देखिए 30 वोल्ट 50 वोल्ट, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट फेज में है। अगर वेक्टोरिकल सम लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, यानी 30 और 50 जो है ये दोनों क्या हो जाएगा, ये सॉरी L के अक्रॉस कितना वोल्ट है, सॉरी ये L हमारा, ये सॉरी ये 10 है, ये हमारा कितना है, ये 10 है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। तो 10 वोल्ट और 50 वोल्ट दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम हो जाएगा या फेजर सम हो जाएगा, ये होगा कुछ इस तरह से, जो आएगा हमारा 50 - 10 = 40 आ जाएगा। अब ये 40 और ये जो हमारा है, ये हमारा 30, ये दोनों मिलकर के 50 ही आएंगे। करके देख सकते हैं, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर = 50 का स्क्वायर, यानी ये जो आएगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर = 50 वोल्ट ही आएगा। तो फेजर सम लेंगे तो सेम आएगा, लेकिन अगर हम अर्थमेटिकली करेंगे, अर्थमेटिक में करेंगे, जैसे सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है उस तरह से करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 90 वोल्ट हो जाएगा। इसलिए कहा है, इसको नोट कीजिए कि जो है तीनों का जो सम वोल्टेज है वो इससे अप्लाइड वोल्टेज हमारा ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम इसका फेजर सम लेंगे तो 50 वोल्ट ही इन सब का सम जो है, जो 30, 10 और 50 है, वो 50 जो 30, 40, 50 जो भी है, अल्टीमेटली वो 50 वोल्ट ही आएगा, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ये ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वोल्टेज करंट अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग फेज में है, सबका फेज डिफरेंस क्या है, ये अलग अलग है। अगर फेज डिफरेंस सेम होता, अगर यानी रेजिस्टेंस होता, एक रेजिस्टेंस में है 10 वोल्ट 50 वोल्ट 30, तो सबको ऐड कर देते तो वो आता सम टर्म्स, लेकिन ये इसी में ऐसा नहीं होता है, फेजर सम दिया जाता है बेटा। तो उसको ध्यान दीजिए कि हालांकि ज़्यादा तो है, लेकिन फेजर सम अगर लेंगे तो इक्वल आएगा। तो ये ध्यान देने योग्य बात है, ये तो ज़रा सा नोट कीजिएगा इसको अच्छी तरह से। अच्छा, इसी में मैं कह रहा था कि हो सकता है मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया था कि पावर निकालने के लिए कह देता, अगर ये ठीक है, पहले इसको इतना ऐड कर लीजिए तो देख लीजिए जो मैं बेटा बोल रहा हूँ, जरा उसको जरा सुनिए, उससे जरा भी कुछ अपना नोट्स वगैरह तैयार कीजिए, इससे काफ़ी फ़ायदा आपको होगा। मैं बता रहा हूँ, मैं श्योर करता हूँ काफ़ी फ़ायदा आप लोगों को होगा, क्योंकि हर चीज़ें मैं लिखता नहीं हूँ, मैं थोड़ा मैं बोलता हूँ, उसको जरा नोट करने की कोशिश, उस पर ध्यान दीजिए। तो ठीक है, चलिए हम पावर भी निकाल, हालांकि इसमें पावर नहीं कहा क्वेश्चन में, लेकिन पावर निकालने के लिए अगर कह देता है तब भी आप आसानी से पावर निकाल सकते हैं। उसके लिए देखिए, चलिए हम देखते हैं उसको। हालांकि इस क्वेश्चन में पावर नहीं कहा गया है, लेकिन पावर जो है मैं अपनी तरफ से ऐड करके दे रहा हूं। मैं अगर पावर अगर निकालना है तो आप जानते हैं एवरेज पावर जो होता है, पावर मीन्स एवरेज पावर जो होता है, ये होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ठीक है, तो cos फाई आप देखिए सर सारी वैल्यू दी हुई है। VRMS की वैल्यू कितनी है, ये 50 दी हुई है। IRMS कितना है, 1/10 है। और cos फाई जो होता है R/Z, जो cos फाई होता है ये होता है पावर फैक्टर। cos फाई से पावर फैक्टर, यानी हमारा ये पावर फैक्टर है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, R/Z होती है। तो उसको निकालिए, फिर R हमारा कितना है 300 है, और Z हमारा कितना है 500 है। तो निकल गया आपका। देखिए इसको जो है 10 को इससे काट दीजिए, 5 हो गया, और 5 को इससे कर दीजिए, क्या कहते हैं, ये 100 से कर दीजिए, 100 से कर दीजिए। अब 300/100 ये आएगा, ये 3 वाट आएगा, पावर आएगा 3 वाट आएगा। पावर हमने अपने तरफ से पावर इसमें नहीं लिखा था, लेकिन इसको भी आप नोट करें। अगर पावर कह देगा निकालने के लिए तो आप P = VI और cos फाई पावर फैक्टर कहलाता है। इसकी वैल्यू होती है R/Z। cos फाई वैल्यू होती है कितनी, R/Z होती है। पावर फैक्टर जो होता है, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है उसका कॉस होता है, तो पावर फैक्टर कहलाता है। तो पावर आपका आया है 3 वाट आया है।
चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, बल्कि एक पार्ट इसमें और बढ़ा के कर दिया मैंने। अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी का एक्सटेंशन है। चलिए इसको मैं छोड़िए, इसको। दूसरा क्वेश्चन इसी का एक्सटेंशन है। दूसरा क्वेश्चन जो है इसी का एक्सटेंशन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ये। तो कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, यानी पहले जो प्रॉब्लम थी इसको थोड़ा सा सोचिए, उसके बारे में देखिए। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, फाइंड द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल। ऐसा कि आप जानते हैं रेजिस्टेंस जो होता है एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट होता है, इसमें एनर्जी वेस्ट होती है जो अल्टीमेटली हीट के फॉर्म में आती है, ना कि इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हम चाहें। और लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर में एनर्जी जो होती है स्टोर रहती है। कैपेसिटर में एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में के रूप में स्टोर रहती है, और मैग्नेट उसमें जो इंडक्टर होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड के रूप में जो एनर्जी स्टोर रहती है। चलिए ठीक, इसी को हम करते हैं एवरेज वैल्यू पूछा है इसमें। क्या पूछा है? एवरेज वैल्यू यानी मीन वैल्यू पूछा है। तो देखा हमने निकाल लिया है कि जो सर्किट आया था सब में जो वैल्यू आई थी, आपने देखा था कि जो हमारा VR और ये VL और ये VC, ये सब जो है RMS वैल्यू है। ये सभी क्या है? ये RMS वैल्यू है। ये RMS वैल्यू है। VR के क्रॉस कितना आया था ये वोल्टेज? VR के क्रॉस कितनी थी? ये जो देखा था आपने 300 × 1/10, यानी आई थी हमारी कितना? ये 30 वोल्ट आई थी। VL के क्रॉस कितनी आई थी? ये 10 वोल्ट आई थी। और इसके क्रॉस कितनी आई थी हमारी? ये आई थी हमारी 50 वोल्ट आई थी। कितनी आई थी? ये 50 वोल्ट आई थी। और आपने देखा था IRMS, पूरे सर्किट में चूंकि सीरीज सर्किट था, IRMS इसकी वैल्यू आई थी 1/10 रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखिए तो पूछा है कि एनर्जी स्टोर्ड, अब देखिए एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन C, किसमें होता है? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें लिखा हुआ फाइंड द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ये है, क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इसकी वैल्यू जानते होंगे, ये होती है UP। ये इसकी वैल्यू जो आती है 12 CV²। CV², जहां पर ये हमारा क्या है? RMS वैल्यू है। ये RMS वैल्यू है। सारी चीजें तो आपको दी हुई है। C आपको दिया हुआ है, C की वैल्यू जो हमको दी हुई है, C की जो वैल्यू हमारी है C = 20 माइक्रोफैरड। 20 माइक्रोफेज 20.0 × 10⁻⁶ फैरड है, 6 फैरड है। और VRMS भी VC के क्रॉस जो पोटेंशियल दिया हुआ है, ये भी पता हमको 50 वोल्ट है। ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन एवरेज कहा गया बेटा। तो एवरेज निकालने के लिए जब चीज़ें वेरिएबल होती हैं तो उसके इसमें एवरेज निकालना पड़ता है। और किसी भी क्वांटिटी का जो एवरेज होता है, अगर एवरेज होता है तो देखा जाए जो एवरेज केस, मान लो कोई फंक्शन है FT है, मान लीजिए कोई फंक्शन क्या है? FT है। इसका जो एवरेज होता है, या इसी को हम FT मीन भी कहते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है 0 से लेकर के T, FT dt/dt, 0 से लेकर के T तक होती है। तो एवरेज होता है ये। तो अगर देखा जाए ये एवरेज होता है, लेकिन अगर स्क्वायर का एवरेज करेंगे तो वही हो जाता है क्या? रूट मीन स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर करेंगे, यानी हम जैसे कहते हैं VRMS का करना है, कोई फंक्शन क्या है? VRMS है। तो अगर हम इसका स्क्वायर का कर दें, यानी हम कह देते हैं स्क्वायर ऑफ द F²T, इसका जो मीन निकालना है तो इसका भी यही हो जाएगा 0 से लेकर के T, F² dt/dt, 0 से लेकर के T हो जाएगा। तो एक तरफ देखा जाए स्क्वायर वाला जो टर्म है, यानी ये टर्म जो है ये है रूट मीन स्क्वायर। एवरेज मीन्स मीन, एवरेज मीन्स मीन हुआ। तो जो RMS वैल्यू है खुद एक एवरेज वैल्यू है, या तो डेफिनेशन के आधार पर निकालिए, तो जो RMS वैल्यू दी हुई है खुद एक एवरेज वैल्यू है, यानी मीन वैल्यू है। तो इसको अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा UE, जो हो जाएगा हाफ। C की वैल्यू कितनी है? 20.0 × 10⁻⁶, और V की जो वैल्यू हमारी है VRMS, यानी वोल्टेज दैट हैज अपीयर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू 50। तो 50 का स्क्वायर हो गया है। ये बात समझ रहे ना कि एवरेज वैल्यू निकाली है। तो देखिए C हाफ तो कांस्टेंट है, C इसका एवरेज तो होगा नहीं, जो कुछ एवरेज होगा V का एवरेज होगा। और VRMS लिखा हुआ है जो कि खुद एक रूट मीन स्क्वायर, यानी स्क्वायर, इस स्क्वायर का एवरेज लेना है, यानी रूट मीन स्क्वायर
वैल्यू का स्क्वायर करना हमें। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा। ये जो करेंगे तो इसको चलिए इसको हम कर देते हैं 10 कर देते हैं। ये हो गया 10 × 10⁻⁻6 इंटू 5 का स्क्वायर 25 × 0 ये हो जाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू आएगी किसमें, जूल में आएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो है 1 0 और 2 0 इससे कट करके हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 × 10⁻³ जूल। इतना जूल, या इसको लिख सकते हैं कि क्या 25 मिली जूल। ये हमारा आंसर। दैट इज एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी विल बी इक्वल टू 25 मिली जूल होगी। एवरेज कहा गया है बेटा, ध्यान दीजिएगा क्यों लाइन पे इसमें एवरेज एक वर्ड की इसमें मीनिंग है, एक वर्ड सिग्निफिकेंट है। तो इसमें एवरेज कहा गया है, तो एवरेज मीन्स मीन। तो आरएमएस खुद ही एक मीन वैल्यू है, इसी का स्क्वायर कर दिया गया है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का जो आई थी वैल्यू हमने निकाला था उसी का स्क्वायर हमने कर दिया गया है। या तो चाहिए इस फार्मूले से लिखिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन जो आरएमएस वैल्यू है वो खुद एक मीन वैल्यू होती है। तो इसलिए उसको करने की जरूरत है, ज़्यादा परेशान नहीं होइए। सिर्फ आप जो है उसकी जो वैल्यू है या जो करंट है सब देखिए, सब करंट भी आपके आरएमएस में है। सिमिलरली एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर देख लीजिए, उसको देख लेते हैं। चलिए ठीक है, उसको भी देखते हैं। इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ मैं ये। और आप जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड क्या है, एवरेज एनर्जी स्टोर्ड, एवरेज एनर्जी स्टोर्ड, एवरेज एनर्जी स्टोर्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जिसपे होती है एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन एल, इन इंडक्टर। यानी इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड में होती है, ये होती है हाफ एल आई स्क्वायर, ये RMS इसकी वैल्यू लेनी है। क्योंकि फिर एवरेज लेने के लिए तो हमें देखिए एल का एवरेज होगा नहीं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, हाफ तो कांस्टेंट, हाफ तो हाफ ही रहेगा। सिर्फ एवरेज जब होगा ना किसका होगा, करंट का होगा। अब ऑलरेडी हम करंट की जो है एवरेज वैल्यू हम निकाल चुके हैं। या तो आप फार्मूला लगाइए, लेकिन फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपने करंट जो निकाला वो भी एवरेज वैल्यू ही है, रूट मीन स्क्वायर है, क्योंकि इसका स्क्वायर देखिए स्क्वायर है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसकी निकली है। तो इसको जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एल की वैल्यू कितनी है 1.0 हेनरी इंटू करंट कितनी है 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर है। ठीक है, हो गया आपका, आसानी से हो गया ये। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 1.0 इंटू 1/10 स्क्वायर 1/100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। तो ठीक है, हो गया सब ये। यानी ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1.0/200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ठीक है, अब चाहिए तो इसको ऐसा कर दीजिए 1/2 इंटू 10⁻², 10⁻² कर दीजिए। तो इसको जब करेंगे 1/2 0.5 होता है, 0.5 इंटू 10⁻² जूल आ गया, या 5 इंटू 10⁻³ जूल, या इसको लिख सकते हैं क्या 5 मिली जूल। आंसर इसका हो गया, मिली जूल हो गया। तो देखा आपने एनर्जी स्टोर भी निकल आई है, एवरेज एनर्जी जो पूछा गया है। तो इसमें एक्चुअली एच सी वर्मा की किताब बेटा बहुत अच्छी है, जो भी मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं भी इसको देखता हूँ। हम लोग भी इसको शुरू से पढ़ते आए हैं, जो पढ़ते थे। क्योंकि जो भी बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए एच सी वर्मा की बुक मस्ट है। हालांकि मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी मन करे, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ रियली अ वेरी गुड बुक विच इज़ एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग द नीट और जे एग्जाम्स। ठीक है, चलिए सब हो गए, उसी का है ये। आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है ये।
बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर CBSE वर्मा की बुक का है। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। द पीक पावर कंज्यूम्ड बाय ए रेजिस्टिव कॉइल व्हेन कनेक्टेड टू एन AC सोर्स इज 80 वाट। यानी किसी कोई रेजिस्टिव कॉइल है, सिर्फ रेजिस्टेंस है इसमें, कहने मतलब है ये उसका L और C नहीं दिया हुआ है। रेजिस्टिव कॉइल है जिसमें जो पीक पावर जो कंज्यूम हो रही है वो 80 वाट है। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द कॉइल इन 100 सेकेंड्स व्हिच इज मेनी टाइम्स लार्जर देन द टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स। इसमें देखिए इस लिखा लाइन व्हिच इज मेनी टाइम्स लार्जर देन दी। भाई देखिए हमने जो फार्मूला निकाला है, जो पावर का जो फार्मूला है, जो पी एवरेज यही होता है ना कि ये VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। यहाँ पे cos फाई पावर फैक्टर है, लेकिन रजिस्टिव लोड में क्या होता है, इन केस ऑफ रजिस्टिव लोड इन रजिस्टिव सर्किट को पूरा लिख रहा हूं, रजिस्टिव सर्किट cos फाई इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि इसमें वोल्ट V और I दोनों सेम फेज में होते हैं रजिस्टिव वाली सर्किट में। पहले चलिए सर्किट ड्रा कर दे रहे हैं। एक हमारा क्या है, ये रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस हमारा एक AC सोर्स लगा हुआ है, AC सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा R है, इसमें हमारी करंट फ्लो हो रही है, ये हमारा V है, ये हमारा I है। चलिए ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ पावर दिया हुआ, पावर मैक्सिमम पावर दिया हुआ, यानी मैक्सिमम पावर कंज्यूम, मैक्सिमम पावर ये दिया हुआ है 80 वाट। लेकिन ये हम निकाल रहे हैं, ये एवरेज पावर है। तो यहाँ पे cos फाई तो 1 हो गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं जो P एवरेज है ये हो सकता है VRMS और IRMS। VRMS IRMS को हम लिख सकते हैं किसमें, पीक वैल्यू के फॉर्म में। ये हो जाएगा V0 अपॉन √2 इंटू I0 अपॉन √2 इंटू 1, क्योंकि cos फाई 1 हुआ, तो ये जो हमारा है V0 अपॉन I0 अपॉन कितना है, ये 2 है। यहाँ पे भी पीक वैल्यू है, I0 भी पीक वैल्यू है, तो ये V0 I0 की वैल्यू खुद पीक वैल्यू है, यानी यही हमारा क्या है, ये पीक पावर है। पीक पावर जो हमारा है ये 2 है। यानी कहने मतलब ये है कि P एवरेज जो हमारा है P0 अपॉन 2। अब देखिए हमें इसकी यहाँ जो लिखा इस लाइन का मतलब क्या हुआ है, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द कॉइल इन 100 सेकेंड्स। एनर्जी जानते हैं कि एनर्जी सीधे निकालने के लिए क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम कर दीजिए। लेकिन अगर इतना ही लिखा होता तो चलिए ठीक है, पीक एनर्जी निकालिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमने कहा कि फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द कॉइल इन 100 सेकेंड्स। 100 सेकेंड्स में निकालना है, जो कि उसके टाइम पीरियड से बहुत ज़्यादा है, वेरी वेरी मच ग्रेटर देन द टाइम पीरियड। तो जैसे हालांकि ये जो फार्मूला आया है एक टाइम पीरियड के निकाला गया है, लेकिन ये वैलिड होता है कितना, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी वैलिड होता है ये। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा बेटा, एवरेज पावर निकालना पड़ेगा। इस केस में क्या करना पड़ेगा, जैसे जब कोई बहुत ज़्यादा होता है क्वांटिटी, तो उससे क्या करते हैं, उसका एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर भी एवरेज वैल्यू ही लेनी है, यानी जो P एवरेज हो जाएगा, ये 80/2 यानी 40 वाट हो जाएगा ये। इसी को हम PRMS भी कह सकते हैं, लेकिन PRMS नहीं बल्कि क्या कहिए, हम P एवरेज कहिए, 40 वाट कहिए। तो ठीक है, एवरेज हमको एवरेज पावर पता चल गया, इसमें से टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसलिए एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, यानी पावर हमारा 40 है, टाइम जो कितना हमारा है 100 सेकेंड है। तो ये हुआ 4000, ये कितना है 4000, ये हमारी है ये जूल है। ये 40 वाट से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया कितना 4000 जूल, या इसको लिख सकते हैं क्या 4.0 किलो जूल एनर्जी। ये हमारी है एनर्जी कंज्यूम हमारी कितनी है 4.0 किलो जूल है ये। अगर हमें
ये अगर ये नहीं दिया होता कि टाइम हमारा 1 सेकंड 2 सेकंड दे दिया होता, 3 सेकंड 4 तो हो जाता हो, क्योंकि टाइम तो उसके से हमको पीक वैल्यू से भी हमारा काम चल सकता था। लेकिन ये कह दिया कि 100 सेकंड्स के लिए निकालिए, तो 100 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम होता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है। जहाँ पे माइक्रो सेकंड की बात होती है वहाँ पर 100 सेकंड इज़ टू मच। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एवरेज पावर निकालना पड़ेगा। इसी एवरेज पावर को आप PRMS भी कह सकते हैं, PRM यानी RMS वैल्यू ऑफ द पावर कह सकते हैं। और जो P0 होता है उसकी वैल्यू P होती है, ये होती है V0 अपॉन I0। ये इसे फार्मूले से ही पता चल रहा है, P एवरेज इक्वल टू P0 अपॉन 2। तो जो 100 मिली सेकेंड के लिए आपको करना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ द पावर लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी आ रही है P0 का हाफ यानी 40 वाट। 40 वाट को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए 4.0 किलो जूल आ जाएगा। तो इस तरह से देखा आपने, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से हो गया है, ABSC वर्मा का है। इसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा बेटा, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस करने से जो है आदमी परफेक्ट नहीं होता है। तो इसको कीजिए तभी आप परफेक्ट होंगे। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, इसको नोट कीजिए। तब जो है लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर पर है। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, खासतौर से बोर्ड के एग्जाम में बहुत आते हैं। ये इसको लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर पर। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज खुद प्रैक्टिस कीजिए, मैंने हिंट दे दिया। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है a transformer has 50 turns in the primary and 100 in the secondary. If the primary is connected to a 220 volt DC supply, 20 volt DC supply, what will be the voltage across the secondary? क्वेश्चन को देखिए, सीधे आंसर लिखिए 0 वोल्ट, क्योंकि ट्रांसफार्मर पर DC पर नहीं काम करता है, इट वर्क्स ओनली ऑन AC। चलिए ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे इसको लिखेंगे। अगर एग्जाम में आ गया तो कुछ नहीं करना। अगर DC हमने दे दिया प्राइमरी साइड में, तो सेकेंडरी साइड में हमें 0 वोल्ट मिलेगा, कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी, कोई डेवलप ही नहीं होगा। क्योंकि देखिए थोड़ा इसको सॉल्व करते थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं कैसे थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन करने की। जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है, ये हमारा ये प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी है, इसमें हमने DC सप्लाई दिया है, DC सप्लाई दिया है कितने 220 वोल्ट की DC सप्लाई दिया है। तो सेकेंडरी साइड ने पूछा है इधर हमने दिया है 50 टर्न्स है, इधर कितने हैं 100 टर्न्स है। 50 टर्न, इधर 100 टर्न्स है। तो ठीक है, इधर कितना वोल्टेज मिलेगा। देखिए बेटा, जब DC देंगे इसमें फ्लक्स तो कोर में पैदा होगा ही, कोर में DC देने से भी कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये चेंजिंग नहीं होगा, चेंजिंग फ्लक्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू का होगा। ये क्या होगा, ये फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का होगा। इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड will be of a constant magnitude, होगा। यानी फ्लक्स देंगे तो फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ टाइम के साथ साथ ये फ्लक्स है, तो ये होगा, ऐसे नहीं होगा, यानी कहीं कोई चेंज है ही नहीं। और जब हम AC देते हैं तो क्या होता है, AC देने पर फ्लक्स चेंज होता रहता है ना, इस तरह से फ्लक्स चेंज होता रहता है। ये हमारा है AC, अगर हम देंगे तो टाइम के साथ साथ इसका क्या होगा, ये फ्लक्स हमारा चेंज होगा, तो इससे EMF डेवलप होता है। तो कोर में फ्लक्स तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन चेंज ना होने के कारण, बिकॉज ऑफ नॉट चेंजिंग इन द नेचर, DC फ्लक्स चेंजेबल नहीं होता है, टाइम के साथ हमेशा उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। वही तभी तो डेवलप होता है जब चेंजिंग फ्लक्स दिया जाता है, कॉइल में वही फ्लक्स लिंक करता है तो हमें डेवलप होता है। तो यहाँ पर होगा इन सेकेंडरी साइड 0 वोल्ट, लेकिन फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और ज़्यादा देर तक अगर DC लगाए रहे ट्रांसफार्मर जल जाएगा, क्योंकि कोर होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होने से कोर लॉस तो होगा ही, और ज़्यादा देर तक किए रहेंगे तो लॉसेस बढ़ते जाएंगे, फिर अल्टीमेटली ट्रांसफार्मर गर्म होकर के जल सकता है। नोट कर लीजिए, ट्रांसफार्मर DC पे नहीं बल्कि AC पे कम करता है। अगर DC इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बस सीधा सही याद कीजिए।
इसके पीछे जो रीज़न है, डीसी फ्लक्स जो होता है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन एसी होता है, हर इंस्टेंट चेंज हुआ करता है और वही फ्लक्स जाकर के कॉइल में लिंक करता है। इसमें ठीक है, कॉइल में डीसी फ्लक्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होने के कारण इसमें कोई आउटपुट हमारा क्या होगा, इधर जीरो होगा, जीरो भाई। ये लास्ट क्वेश्चन था डीसी वर्मा क्वेश्चन बहुत आता है, बोर्ड में तो आ चुका है, कई बार आ चुका है, मैंने खुद देखा है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हो सकता दिया हो, किसी पहले आता हो, आया ज़रूर होगा ये। तो बेटा इस बात को याद रखिएगा कि डीसी इनपुट देने पर ट्रांसफार्मर का आउटपुट जीरो आएगा। फ्लक्स प्रोड्यूस होगा लेकिन वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का होगा। सारे का सारा फ्लक्स अगर ज़्यादा देर तक लगाए रहेंगे डीसी तो ट्रांसफार्मर जल भी सकता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना रहने दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एससी वर्मा के, मैंने समझाने की कोशिश किया है। इसको खुद से ट्राई कीजिए, समझिए, और भी कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, मैं उसको जरूर बिल्कुल अपने उसको जो है रेक्टिफाई करूँगा, सही करूँगा और आपको बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।